मार्कस ऑरेलियस, कुछ लोग इस नाम को जानते हैं। ये एक रोमन एम्परर था, एक हुक्मरान था रोम का, और ये इटली पे हुकूमत करता था। और ये टाइम बहुत पुराना है, यानी 161 सदी ईस्वी में इसके इक़्तिदार का आगाज़ हुआ और 180 सदी ईस्वी तक 19 साल तक ये वहाँ का हुक्मरान रहा। इसने एक बात की थी कि जब आप ये देखें कि जो लोग करप्ट हैं और उनके बारे में सबको पता है कि ये नॉन करप्ट हैं, वो लोग अगर इकट्ठे हो जाएं किसी एक आदमी के खिलाफ और फिर हर वो कोशिश करें जिससे उस आदमी को बेइज्जत किया जा सके, जिससे उस आदमी को ब्लैकमेल किया जा सके, जिससे उस आदमी को हलाक किया जा सके या उसके किरदार को खराब किया जा सके या उसकी किरदार कुशी की जा सके, यानी बंच ऑफ नॉन करप्ट्स, यानी ऐसे लोगों का एक जत्था इकट्ठा हो जाए जिनके बारे में सबको पता हो ये करप्ट है, और फिर वो लोग उस आदमी की किरदार कुशी के लिए, उस आदमी को हटाने के लिए, उस आदमी को बेइज्जत करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए तमाम कोशिशें करें। तो फिर आपने क्या करना है, ये उस दौर में उसने कहा था 2000 साल पहले, उसने कहा तो फिर आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, यानी फिर आप अंधों की तरह उसकी तकलीद करें। बहरहाल ये इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज़ सच आती है या नहीं आती, लेकिन एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने लोगों के ऊपर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, और वो इल्जामात इमरान खान ने नहीं लगाए बल्कि उन्होंने एक दूसरे पे खुद लगाए हुए हैं, और माजी में वो इल्जामात साबित भी हो चुके हैं। यानी एक ने कहा ये महल मेरा नहीं है यूरोप में, और बाद में उस महल को बेचकर पैसे पाकिस्तान ले आया, ओन कर लिया। एक ने कहा कि ये फ्लैट मेरे नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनसे, अभी जाकर उन्हीं के अंदर रहता है और कहता जी मेरा है। एक और है, यानी वो डीजल के परमिट्स हैं, फजल रहमान साहब, बल्कि जितने भी बंदे हैं, शहबाज शरीफ साहब है, मकसूद चपड़ासी आपके सामने है, ये सब लोग नॉन करप्ट बन चुके हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने करप्शन की है। अब मामला ये है कि ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान से अकेले से लड़ रहे हैं और हर कोशिश कर रहे हैं कि हटाओ इसको, करैक्टर असैसिनेशन करो, बेइज्जत करो, निकालो, कुछ भी करो। तो ये वो वाली मिसाल मुझे यहाँ पे जो मार्कस ऑरेलियस की एक मिसाल है मुझे यहाँ पे याद आ गई। अब आ जाए जो खबरें हैं उनकी जानिब। एक तो फजल रहमान साहब की पार्टी ने, जो हमेशा ये कहते रहे कि मगरिब की गुलामी में नहीं जाएंगे, जो हमेशा ये कहते रहे कि हम कभी भी मगरिब की गुलामी नहीं करेंगे, ये कहते रहे कि यहूदियों का एजेंट नहीं बनना चाहिए, ये यहूदियों का एजेंट है, ये अमेरिका का गुलाम है, ये मगरिब का गुलाम है, और ताने देते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और मदद को सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे फजल रहमान साहब, इनके जैसे और बहुत सारे लोग। मौलाना फजल रहमान साहब के अपने सेनेटर ने पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेनेट में एक करारदाद जमा करवाई है, एक तहरीक जमा करवाई है। जरा आप देखें उसका कंटेंट क्या है। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करवाई है कि ईवान वजीर आजम की तरफ से यूरोपियन मुल्क के खिलाफ सख्त बयान दिए जाने पर बहस करे। अब अंदाजा लगाएं इन लोगों की सोच का, और अंदाजा लगाएं इन लोगों की गुलामाना सोच का। मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूं जो कंटेंट है, फिर आप खुद फैसला करें कि कौन पाकिस्तान के हक में है और कौन गैर मुल्कियों का या मगरबी ताकतों का एजेंट है। इसमें लिखते हैं जी, द हाउस में डिस्कस द स्टेटमेंट अगेंस्ट द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज made by the Honorable Prime Minister of Pakistan during his speech at Malsi on 6th March 2022 with particular reference to its impact on trade between Pakistan and European Union countries। देखें क्या कह रहे हैं वो। कहते हैं ये हाउस जो है, वो जो मेल्सी में इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनके हवाले से सख्त तकरीर की है, उनके खिलाफ तकरीर की है, उसके ऊपर ये हाउस डिस्कशन करे कि पाकिस्तान के और उनके ट्रेड के ऊपर, तजारत के ऊपर क्या असर पड़ेंगे और ये क्यों किया। देखें, गौर करें, ये मिंबर में और मस्जिद में क्या कहते हैं सारा दिन हमें। आपने कभी इन उलमा इकराम को सुना है जब ये जुमे के खुतबे के अंदर बात कर रहे होते हैं, ये हमें कह रहे होते हैं नॉर्मली, और मैं सारे उलमा इकराम को इस सब में खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने तो हमेशा यही बातें की है कि भूखे रह लेंगे, हम खुददारी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, हमें हुसैनियत की मिसालें देते हैं, हमें ये कहते हैं कि यजीद के खिलाफ डट जाओ, हमें ये कहते हैं कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, हक और सच के साथ खड़े हो जाओ। तो क्या हमारे जो 80,000 लोग शहीद हुए वो हक नहीं था, वो सच नहीं है, वो झूठ है? उसके ऊपर तो आज तक एक लफ्ज का एक इंच तक नहीं उनकी जुबान हिली यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने मैं अप्रिशिएट ही नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गाली कौन सी दी है या बदतमीजी कौन सी की है? पूरे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा है, बदतमीजी की गाली दी। उन्होंने सिर्फ 2-3 बातें की हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आपने हमें एक लेटर लिखा है जो सफारती अदाब के खिलाफ है, यानी ये तो पाकिस्तान ने वैसे ही प्रोटेस्ट किया है और यूरोपीय यूनियन तस्लीम कर रहा है कि वो लेटर लिखकर उन्होंने गलती की। उनको ये मरासला ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। पाकिस्तान के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप ये करें और ये ना करें, ये ज्यादती है। क्योंकि आपने ये दबाव इंडिया पे नहीं डाला, चाइना पे नहीं डाला, आपने ये दबाव यूएई पे नहीं डाला, आपने ये दबाव बहुत सारे बेशतर 35 ममालिक हैं उनके ऊपर नहीं डाला, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप ये दबाव क्यों डाल रहे हैं? ये सवाल उठाया था ना, ये सवाल उठाया था सादा था कि आप हमें क्यों कहते हैं क्या करना क्या नहीं करना? ये कोई अच्छी बात है? हम आपके गुलाम हैं, ये सवाल पूछा था। यहां कहां पे गालियां आ गई, कहां पे सख्त जुमले आ गए? हमने पूछा था कि आपकी लड़ाई के अंदर हमने इतने बंदे मरवा लिए, अमेरिका की वॉर एंड टेरर का हिस्सा बन के 80,000 लाशें हमने उठाई हैं, और इमरान खान ने कहा मैं होता तो मैं कभी भी ये फैसला ना करता। लेकिन पाकिस्तान के उस दौर के हुक्मरानों ने यह फैसला किया और उसका खुमियाजा हमने भुगता 80,000 लाशें उठाकर अपने कंधों के ऊपर। क्या आपने हमें अप्रिशिएट किया? क्या आपने हमें कभी कहा कि आपकी कुर्बानियां बड़ी लाजवाल हैं और आपने दुनिया की जंग को अपने घर के अंदर बुला के वहां पे लड़ा? किसी ने भी नहीं कहा। तो पाकिस्तान ने तो अपने दिल की बात की है, लेकिन आज इस करारदाद को या इस तहरीक को
सेनेट में कौन सी जमात लेकर जा रही है जिन्होंने सारी जिंदगी यहूदों ने सारा के खिलाफ हमेशा बातें की हैं, यानी ऐसे ही करते रहे हमेशा, लोगों को गुमराह किया। क्या लोगों को आपने उनको पढ़ाया, पाठ पढ़ाया कि जनाब ये करना है, मदद के नाम के ऊपर सारी जिंदगी सियासत की और अब उल्टी गंगा बह रही है। यानी ये सारे लोग जिनके एसेट्स हैं बैरून मुल्क, उन सबको बड़ी तकलीफ हुई है। क्या फजलुर रहमान साहब ने कभी कोई करारदाद जमा करवाई जब पाकिस्तान पर रोजाना ड्रोन हमले होते थे? क्या फजलुर रहमान साहब ने कभी कहा कि ये ड्रोन हमले बंद किए जाएं? उन हुकूमतों के ये हिस्सा थे। नवाज शरीफ के दौर पे ये हिस्सा थे हुकूमत का, परवेज मुशर्रफ के दौर पे ये हिस्सा थे हुकूमत का, जरदारी साहब के दौर पे ये मौजें कर रहे थे। तो फजलुर रहमान साहब तो हर उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसमें ड्रोन हमले हो रहे थे, तो उनके खिलाफ तो ये कभी नहीं निकले। लेकिन एक दौर सिर्फ ऐसा है जिसमें ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इमरान खान का दौर है। उन्होंने कहा ड्रोन आएगा मैं मार दूंगा, अपनी फदाइयों को गिराओ इसको, हम पे हमारे लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत नहीं किया जा सकता, मासूम लोगों को नहीं मारा जा सकता। उस वक्त उनको गुस्सा नहीं आया जब आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा, तो ये उनके साथ बैठे रहे। जब उन्होंने ये कहा कि जो लोग मर जाते हैं मासूम ड्रोन हमले के अंदर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनको गुस्सा नहीं आया। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने यह कहा कि हम मजम्मत करते रहेंगे, आप ड्रोन करते रहें और हमारी मजम्मत से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम सिर्फ एक दिखावे के लिए मजम्मत करेंगे, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो आप जरा गौर करें कि फजलुर रहमान साहब एक्चुअली हैं कौन और किस तरफ खड़े हैं। इस लेटर ने आज पोल खोल कर रख दिया सारी अपोजिशन का, जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने के दावे करती रही हमेशा। और आज अगर किसी आदमी ने खुद मुख्तारी के साथ बात की है तो सारे इकट्ठे होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। यानी ये यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर ही हो रहा है ना, ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर हो रहा है। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि जो इमरान खान साहब को हटाने के लिए साजिश रची जा रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हाथ है। मैं बिल्कुल आज भी कहूंगा कि इमरान खान को हटाने के पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हाथ है।